प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मरदमशुमारी को नोटिफाई करने के हवाले से जो फैसला किया गया है उसके फ़ौरन बाद बहुत से कानूनी सवाल इसके नतीजे में पैदा हुए हैं और कई कानूनी पेचीदगियाँ भी दिखाई देती हैं। कोई 8 सवाल हमने तैयार किए हैं कि फौरी तौर पर ये 8 सवाल हमारे सामने आते हैं, वो हम आपके सामने अभी रखते हैं थोड़ी देर में, और फिर उस पर वो अपने माहिरीन के सामने रखेंगे कि इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा, कैसे ये मरदमशुमारी के नताइज और उसके नतीजे में फिर सीट जो नई हल्का बंदियाँ हैं वो होंगी। अगर सीटों की तादाद तब्दील होती है सूबों में तो फिर क्या उसकी कानून साजी कैसे होगी। तो कई सवाल हैं वो मैं आपके सामने रखते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कुछ मध्यम सी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ना कोई जलसा हो रहा है, ना इसमें कोई नई शमूलियतें हो रही हैं, ना रोड मैप सामने आ रहा है। आखिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या सोच रही है, और ये जो एक नई पार्टी ने जन्म लिया था जिसके जन्म लेने से पंजाब में बड़ी हलचल हुई थी, क्या ये हलचल थम चुकी है, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ और चीज़ें भी हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुदस्सिर रिजवी साहब मौजूद हैं, को भी खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले मैं वो 8 सवाल आपके सामने रख देता हूँ ताकि एक फ्रेमवर्क हमारे सामने आ जाए, ताकि उस पर हमारे लिए डिस्कशन करना आसान हो। देखिए वो 8 सवाल क्या हैं जो इस कल के फैसले के नतीजे में सामने आए हैं। सबसे आम सवाल तो ये है, 1 मार्च 2023 से मरदमशुमारी का अमल शुरू हुआ। 5 बार तोसी के बाद 15 मई को मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई। इंतखाबी साल में मरदमशुमारी की मंजूरी के अमल में गैर मामूली ताखीर का मुजाहरा क्यों किया गया। दूसरा सवाल यह है कि हुकूमत जानती थी कि मरदमशुमारी के मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियों और इससे मुंसलिक दीगर उमूर के लिए वक्त दरकार होगा, ये जानते हुए भी जाते जाते मरदमशुमारी की मंजूरी क्यों दी गई। तीसरा सवाल यह है कि क्या गैर मुंतखब नुमाइंदे निगरान वज़राए आला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी जैसे बड़े फैसलों का हिस्सा और सबब बन सकते हैं। आइन का इसमें तकाजा क्या है। चौथा सवाल यह है कि मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियों इनसे जन्म लेने वाले एतराज़ात के हल के लिए कितना अरसा दरकार होगा। मरदमशुमारी के नतीजे में सूबों की कौमी असम्बली की सीटों में कमी बेशी की सूरत में आइन में तरमीम की जरूरत पड़ गई तो ये कैसे की जाएगी। छठा सवाल यह है कि तरमीम की सूरत में कौमी असम्बली नहीं होगी, आइन में मुतय्यन सीटों की तादाद में तब्दीली की मंजूरी नहीं मिल सकेगी। इस सूरत में इलेक्शन का इनेकाद किस कानून के तहत और कैसे मुमकिन होगा। सातवां सवाल यह है कि जब आइनी तरमीम नहीं हो पाएगी तो क्या नई मरदमशुमारी की मंजूरी मुल्क को नए आइनी बहरान में नहीं धकेल देगी। और आठवां सवाल यह है कि निगरान सेटअप 60 या 90 रोज से तजावुज़ करेगा तो इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी। मुदस्सिर रिजवी साहब, पहला सवाल यह है कि अगर ये 15 मई को तो मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई थी, इसको फौरी तौर पर फिर ये एक CCI का इजलास बुलाकर नोटिफाई करने या ना करने का फैसला नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल हुकूमत आखिर में जाते हुए ये कर रही है, इसकी कोई वजह समझ आती है आपको? देखें, 15 तारीख के बाद भी इसको 2 एक्सटेंशंस मिलती रही हैं और यकीनन अगर ये डिजिटल सेंसस का प्लान पिछली गवर्नमेंट के टेन्योर में हुआ था, उसके बाद ये जब नई गवर्नमेंट PDM की बन रही थी, इनका भी जो एक माहिदा हुआ था उसमें डिजिटल सेंसस को शामिल किया जा गया था, तो इसको जल्दी कर लेना चाहिए था। ये एक तो देर से शुरू किया गया और देर से ही ख़त्म हुआ, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि अब इस असेंबली की टर्म एक्सपायर हो रही है और हम सेंसस नोटिफाई किए बैठे हैं और आईनी तौर पे शायद ये लाजिम हो जाता है कि डिलिमिटेशन हो। तो यही है जो बातें हो रही हैं पिछले 1 साल से कि इलेक्शन शायद अपने टेन्योर पे ना हो, एक वजह ये भी हो सकती है और कानूनी और आईनी जवाज़ निकाला गया है। लेकिन आपकी ये बात ठीक है, अगर ये PDM के एग्रीमेंट में भी शामिल था तो सेंसस को जल्दी हो जाना चाहिए था और उस हिसाब से नोटिफाई होना चाहिए था कि इलेक्शन की टाइमलाइंस में डिले ना हो। लेकिन नाउ वी आर इन अ सिचुएशन कि सेंसस नोटिफाई हो गया है, शायद ऑफिशियली पब्लिश भी हो जाए अगले हफ्ते में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करता है, दिस इज येट टू बी सीन। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 17 और इसका आर्टिकल 2 है, 17(2), अब ये कहता है कि द कमीशन शेल डीलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर एवरी सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड। यानी अब डीलिमिट तो होना है। अब ये अगर ये डीलिमिटेशंस होती हैं तो फिर इसकी हमें आइन का जो आर्टिकल 51(3) है उसमें ये पता चलता है कि इसमें जो सीटें हैं वो मुख्तस की गई हैं। यानी बलोचिस्तान की 16 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 45 हैं, स्क्रीन पर हम ये दिखा भी रहे हैं, पंजाब में 141 हैं, सिंध की 61 और इस्लामाबाद की 3। अब अगर इसमें कोई तब्दीली करनी है तो फिर 51 का सेक्शन 5 हमें यह बताता है कि इसके लिए फिर आपको असम्बली के पास जाना पड़ेगा
और वही इसमें कोई तब्दीली लाएंगे कि अगर बलूचिस्तान की 16 से बढ़ाकर 18 करनी है, या सिंध की आपने 61 से बढ़ाकर 65 या 63 करनी है, और या किसी सूबे की कम करनी है, तो उसके लिए आपको असेंबली के पास, पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा, जो कि आज से 2-3 दिन के बाद वजूद में नहीं रहेगी। तो मेरा सवाल आपसे मुद्दसर रिजवी साहब ये है कि ये अमल फिर कैसे पाया तकमील को पहुंचेगा? देखिए, अगर तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का 51(3) आप कोट कर रहे हैं सब क्लॉज, इसके तहत अगर 266 की 272 सीटें होनी है तो आइन में तब्दीली होगी। 16 बलूचिस्तान की 16 की 18 अगर होनी है, और 266 चेंज भी नहीं करते, सीटों का नंबर वही रहता है, लेकिन प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज होता है तो यकीनन आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी। लेकिन अपरेंटली जो सेंसस के नताइज हैं उसके मुताबिक इस प्रोपोर्शन में कोई तब्दीली आ नहीं रही। अब ये आईनी माहिरी बता सकते हैं कि क्या अगर सेंसस के बाद सीटों के प्रोपोर्शन में तब्दीली ना आए, यानी बलूचिस्तान की 16 ही रहें और जो अभी एलोकेशन है उसमें, क्या दोबारा यही रीइटरेट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के तहत करना पड़ेगा, या इन्हीं सीटों इसी प्रोपोर्शन को लेके इलेक्शन कमीशन जो आपने इलेक्शन एक्ट का सब सेक्शन 2 का कोट किया है, सेक्शन 20 का किया, उसके मुताबिक डिलिमिटेशन लाजिम हो जाएगी। लेकिन सीटों की प्रोपोर्शन कोई बदलती नजर नहीं आ रही। जो पॉपुलेशन के फिगर्स कल सीसीआई की मीटिंग के बाद नजर आए, लेकिन ये ऑफिशियल पब्लिश होगा जब उस वक्त हमें वाज़े होगा कि क्या असल सूरत हाल है। सर, लेकिन इसमें मैं आखिरी सवाल आपसे करके फिर बारिश साहब के पास जाता हूँ। लेकिन रिजवी साहब, ये अगर देखें, एमक्यूएम कह रही है कि हमारी 2 सीटें कराची में बढ़ जाएंगी। अगर 2 सीटें कराची से बढ़ेंगी और अगर हमने सिंध का नंबर बरकरार रखना है 61, तो इसका मतलब है कहीं से 2 सीटें कम भी होंगी। पंजाब में भी जब फवाद चौधरी साहब ने कल ट्वीट किया था कि पंजाब से भी, चकवाल से और झेलम से 1-1 सीट कम हो रही है, 1-1 सीट का सूबा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में इसका मतलब है कहीं से कम करना है, कहीं से ज्यादा करना है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन तो बड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवरऑल पॉपुलेशन कम हुई है तो सीटें तो फिर इस मरदमशुमारी के मुताबिक लॉजिकली तो बढ़नी ही चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है। बहुत से मुल्कों में सीटें वही, इंडिया में 543 सीटें हैं तो वही 543 सीटें हैं, वो चलती आ रही हैं, उसमें इजाफा जरूरी नहीं है। लेकिन जो आइन है वो सिर्फ प्रोपोर्शन प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए होती है, लेकिन जो प्रोविंस की पॉपुलेशन है उस पर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन का कोटा निकाला जाता है, वो लॉ के तहत होता है कि रहीम यार खान को कितनी सीटें मिलेंगी, वो पॉपुलेशन के हिसाब से, उसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और डिलिमिटेशन के जो रूल्स हैं उसके तहत निकाला जाता है। उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, यकीनन आगे प्रोग्राम चलेगा तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सरवर भाई साहब, सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कराची में 70,000 नफूस बढ़ गए हैं तो फिर झेलम में कुछ 40 हज़ार लोग कम भी हो गए हैं, 50-60 हज़ार लोग कम भी हो गए हैं, क्योंकि बहरहाल एक हल्के में अगर हम देखें ऑन एवरेज तो वोटर्स की तादाद 2 लाख 2.5 लाख इस तरह पंजाब में होती है। तो क्या अगर झेलम जैसे सूबे की सीट एक कम हो जाती है, उसकी डिस्ट्रिक्ट की एक सीट कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हम ये तसव्वुर करें कि वहाँ आबादी कम हो गई है? देखिए, बुनियादी बात तो यही है कि जो फार्मूला है डिलिमिटेशन का, उसमें एक प्रिंसिपल है कि जो क्वालिटी ऑफ वोट का प्रिंसिपल बुनियादी तौर पर वहाँ हमारे कानून आइन में मौजूद है कि 10% से ज़्यादा प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो इसलिए वो जो और उसको भी अब इन्होंने जो अमेंडमेंट्स की थी उसमें उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो इसलिए जो क्वालिटी ऑफ वोट है, यानी कि हर शहरी का जो वोट है वो बराबर है। ये नहीं हो सकता कि हाफजाबाद में 3 वोट जो है वो लाहौर के 1 वोट के बराबर हो, या कराची का जो 3 वोट है वो झेलम के 1 वोट के बराबर हो। तो वो एक बुनियादी प्रिंसिपल है पूरी दुनिया में कि जो वोट की बराबरी है वो कायम रहनी चाहिए, और हमारा आइन भी यही डिमांड करता है। तो एक पहली बात तो ये है कि ये जिसको हम कहते हैं 1%, ये नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट के जो वोट है वो 3 और दूसरी जगह पर, जैसे बन्नू में यही हुआ था 2017 में, और इसी तरह आप हाफजाबाद और लाहौर का देखें तो वहाँ हाफजाबाद में 12-11 लाख के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, लाहौर में कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी 6 लाख से ज्यादा नहीं है। तो ये हमें देखने की बात है कि ये जो इक्वालिटी ऑफ वोट है वो कायम रखी जाती है या नहीं रखी जाती। लेकिन बुनियादी बात है कि जो सेंसस है वो कभी भी कोई टेक्निकल मसला नहीं रहा पाकिस्तान में। सेंसस करवाना बुनियादी तौर पर एक सियासी मसला चला आ रहा है पाकिस्तान में,
कि 1998 के बाद 19 साल हमने सेंसस नहीं करवाया, और फिर हम 5 साल के अंदर एक और सेंसस करवा रहे हैं, और उसके ऊपर एक पूरी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इसलिए है कि जो हमारे यहाँ सियासी जमातें हैं उनकी पॉपुलैरिटी बहुत फ्रेगमेंटेड है। मसलन कुछ सियासी जमातें सिर्फ कराची में पॉपुलर है या सिंध के अर्बन में है, कुछ पार्टियां जो है वो सिंध के इंटीरियर में यानी कि रूरल एरिया में, कुछ पार्टियां सिर्फ जो है वो पख्तूनख्वा या पश्तो स्पीकिंग इलाकों में बलोचिस्तान की है, और उनकी जो बलोच स्पीकिंग एरिया है वहां पर उनकी कोई वो नहीं है। तो बुनियादी तौर पर जो फाइनेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन है और जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि इलेक्टेड नुमाइंदों के जरिए है, वो बुनियादी तौर पर रोल प्ले कर रही है। और हर पार्टी चूंकि उसकी एक पॉकेट है, उस पॉकेट में उसकी उसकी पॉपुलैरिटी है दूसरों से ज्यादा है, इसलिए उसकी कोशिश होती है कि वो सेंसस के अमल को उसी तरह मुतासर करे जैसे वो इलेक्शन के फ्री और फेयर होने को मुतासर करते हैं हमेशा। और इसी तरह सेंसस के पूरे अमल को जो है वो सर बारी साहब अभी तो यही होता है ना कि हलकों की तश्कील है वो आबादी की बुनियाद पर होती है, और अगर आबादी बढ़ रही है, जैसे 207 मिलियन पाकिस्तान की 2017 में आबादी थी जिसके मुताबिक 2018 के इलेक्शन हुए थे, और अब 241 मिलियन हो गई है, यानी 24 करोड़ से बढ़ गए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि अगर हम वही फॉर्मूला बरकरार रखें कि जिस फॉर्मूले के मुताबिक हम पहले एक हल्का बना रहे थे, तो उस लिहाज से तो हल्कों की मजमूई तादाद भी इजाफा होना चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग। देखिए वो तो मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें, एक तो टेक्निकल हम बहस करते रहे, लीगल बहस करते रहे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो ताकतवर हल्के हैं वो अपनी जोर आजमाई करते हैं, कुश्ती करते हैं, और वो देखते हैं कि हम किस तरह ले दे करके और बड़े इश्यूज पर गिव एंड टेक करके वो इस तरह के करते हैं। मसलन 266 सीटें बाकी रह गई हैं, पहले 272 होती थी। पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई है, दुनिया भर में ये फार्मूला है कि वोट की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, पॉपुलेशन की बुनियाद पर होनी चाहिए, वोट की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। तो इंग्लैंड में भी ये पॉपुलेशन की बुनियाद पर है। तो बुनियादी बात तो यही है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और इसी तरह जो आपने खुद शुरू में जिक्र किया कि ये सेंसस हो रहे हैं, 5 से 6 माह लगे हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल उसका अनाउंसमेंट भी नहीं हुई। तो बुनियादी तो हमें देखने की बात है कि जो क्वालिटी ऑफ सेंसस है उसमें हमारी एक जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक तकरीबन 11 से 12% लोगों ने कहा है कि डिजिटल सेंसस उनके यहाँ नहीं हुआ, जो टैब है उसको इस्तेमाल नहीं किया, रजिस्टर पर लिखा गया है। शफाफियत पर भी सवाल है। जी, शफाफियत के ऊपर लाजमी सवाल आता है, क्योंकि मई में कहा जा रहा था कि 5-4.5 करोड़ आबादी बढ़ गई है, अब वो आबादी फिर कम हो गई है। तो मैं समझता हूँ, और वो भी ऑफिशियली ये तो कराची के लोग भी कह रहे हैं, एमक्यूएम ये कह रही है कि अभी भी हमें हमारा मुतालबे के मुताबिक एक्चुअली नंबर नहीं मिला। वो कहते हैं चलें गनीमत है कि 70,000 लोग हमें मिल गए हैं, लेकिन हम 3 करोड़ रजिस्टर करवा के रहेंगे। तो अभी भी वो इसको मान नहीं रहे कि जो फिगर मिला है वो ठीक है। लेकिन आपने कहा कि ये सियासी मामला है। मुदस्सिर रिजवी साहब, एक तो मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आवाम में भी कन्फ्यूजन मौजूद है। जैसे पंजाब को अगर हम लें तो 2017 में पंजाब की आबादी 109 मिलियन थी, या 110 मिलियन तकरीबन, और 2023 में 127.6 मिलियन हो गई है। तो आबादी तो मजमूई तौर पर बढ़ी है, तो क्या हम फॉर्मूला ये बना लेंगे कि एक हल्का ज्यादा वोटर्स पर मुश्तमिल हो जाएगा, इस तरह से फिर इसकी तकसीम होगी? क्योंकि अगर जितनी पहले पॉपुलेशन के मुताबिक एक हल्का बना था उस हिसाब से तो फिर हल्के ज्यादा करने पड़ेंगे। नहीं, देखें, ये कोटा निकलता है लॉ के मुताबिक। पिछली दफा जो पंजाब का कोटा निकला था वो 7,80,000 की एक सीट होनी चाहिए थी। ठीक है। और जो बात साहब ने बात की वो इंतहाई अहम है कि इक्वल सफरेज के मामलात जो हैं वो बुरी तरह कंप्रोमाइज होते हैं इस, और लॉ बड़ा वाजे है कि, लेकिन उसमें गुंजाइश दे दी गई है कि एज फार एज प्रैक्टिकल पुराने लॉ में 2017 के 10% से, यानी 7,80,000 का अगर पंजाब का कोटा निकला है तो इसमें 10% से ज्यादा की वेरिएंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हल्का 6 लाख का हो जाए और दूसरा हल्का 9 लाख का हो जाए। लेकिन क्योंकि लॉ में हमारी ये भी एक कदगन लगाई गई थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी है, इसकी वजह से वेरिएशन बहुत बढ़ जाती थी। तो जो अभी 2022 में डिलिमिटेशन हुई थी उसमें 82 हल्के इस तरह के थे जो इस लीगल प्रिंसिपल से पूरे नहीं उतर रहे थे, या तो बहुत छोटे थे, जहां बहुत बड़े थे। मिसाल के तौर पर भाई साहब ने, हाफिज साहब
हाफिजाबाद की बात की, वहां पे एक हल्का NA81 का 11,56,000 का था, और पंजाब में जेहलम 2 जो हल्का जहां पे शायद कुछ लोगों ने कहा एक सीट कम हो जाएगी, वहां पे एक हल्का 5,73,000 पे बना हुआ था। यानी इक्वल सफरेज तो नहीं हुई ना। हाफिजाबाद में 2 लोगों का एक वोट बन रहा है रिप्रेजेंटेशन की इलेक्ट में तकरीबन, और जेहलम का एक वोट, एक आदमी। हाफिजाबाद में एक ही सीट है MNA की, बहुत बड़ा हल्का है जी, दो सीटें वहां पर है। हाफिजाबाद 1। इसी तरह बन्नू में 12 लाख पे सीट बनी है, और टांक में उससे बिल्कुल थोड़ी दूर आगे जाके 4,27,000 की पॉपुलेशन पे एक सीट बनी है। तो टांक के लोगों की यानी जो रिप्रेजेंटेशनल कुव्वत है वो ज्यादा है बानिस्बत बन्नू के लोगों से। वहां 2 लोगों का तकरीबन टांक के एक वोट के बराबर बन रहा है। तो अब नया लॉ जो आया है उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे से ये पाबंदी हटा दी है कि डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को वो उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली एडहेयर करना होगा, और लॉ में प्रोविजन डाल दी गई है सेक्शन 20 की प्रोविजन में कि प्रोवाइडेड दैट फॉर दिस पर्पस इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द स्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। यानी 2 डिस्ट्रिक्ट पे अगर एक डिस्ट्रिक्ट में छोटा हल्का बन रहा है तो उसके साथ किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट को भी मिला के हल्का बनाया, तो अब कोई जस्टिफिकेशन रहेगी नहीं ये छोटे बड़े हल्के बनाने की, अगर डिलिमिटेशन में हम दोबारा जाते हैं। और ये जो भाई साहब बात कर रहे थे कि इक्वल सफरेज बुनियादी एक उसूल है अच्छे इलेक्शन का, अगर वो कंप्रोमाइज होता है तो इलेक्शन की लार्जली क्वालिटी तो कंप्रोमाइज हो जाती है। 88 प्रोविंशियल असेंबली के हल्के ऐसे थे जहां पे या तो 10% से ज्यादा वेरिएशन थी, या बहुत बड़े थे या बहुत छोटे थे। जी सही है। तो मुदस्सिर साहब, अगर हमें ओवरऑल नंबर चेंज नहीं करना है और उसके लिए कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, यानी जितनी सीटें सिंध और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हैं उतनी ही रहेंगी और मजमूई सीट्स भी उतनी ही रहेंगी, तो फिर भी क्या 6 महीने दरकार हैं ये सारा प्रोसेस करने के लिए, और इसमें टाइम टेकिंग चीज़ क्या होती है? देखिए 3 से 4 महीने तो जो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस डिलिमिटेशन के उसमें 3 से 4 महीने तो लगते हैं। 1 महीना तो जो प्रिलिमिनरी लिस्ट आती है उसके बाद रिप्रेजेंटेशंस का ही होता है, यानी लोगों के पास वोटर्स और कैंडिडेट्स के पास ये इख्तियार है कि वो चैलेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन लेता है। उन ऑब्जेक्शंस के बाद तकरीबन 1 महीने में ये होती है। तो 2 महीने का तो लीगल 3 से 4 महीने का तो लीगल प्रोसेस लॉ में दर्ज है। अब ये अगर प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो फिर प्रोसेस की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठेंगे कि भाई आपने अगर रात गए डिलिमिटेशन कर दी तो इसका मतलब है डिलिमिटेशन की फाइल पहले से बनी हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन हैव टू टेक अ ट्रांसपेरेंट एंड ओपन प्रोसेस फॉर डिलिमिटेशन, और उसमें ऑब्जेक्शंस भी आने चाहिए और उन ऑब्जेक्शंस की हियरिंग भी ओपन होनी चाहिए और फिर फाइनल लिस्ट आनी चाहिए। तो वो 3 महीने का 4 महीने का तो प्रोसेस है लॉ में डिटरमिन्ड। राइट सर। सरवर भाई साहब, ये बताइए कि क्या गैर मुंतखब नुमाइंदे यानी निगरान वज़राए आला जो हैं, क्या वो भी CCI में बैठकर अपनी राय इस जैसे अहम मामले पर अपना वोट दे सकते हैं? देखिए, पहले तो उनका टेन्योर खत्म हो चुका है, 90 दिन गुजर चुके हैं, और अब उनका मौजूद होना जो है एक हकीकत तो है, लेकिन उसकी जो लेजिटिमेसी है वो बिल्कुल जीरो है, और उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो CCI की मीटिंग में वो शामिल हो, राय दें और उन्हें देखें। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो कह रहे हैं कि हम इस सेंसस को इसके ऊपर जो उनकी राय और है जो, और दूसरी तरफ उनका जो चीफ मिनिस्टर है उसने जाके उसके रिजल्ट्स जो है उनको सपोर्ट किया है, यानी कि उसको एंडोर्स किया है, वोट दिया उसके लिए, माना है। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कुछ और बयान दे रही है कि हमें इसके बारे में शकूक शुबहात है और हम नहीं मानते इसको, तो और वो चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो। ये सारे जो उनकी लीडरशिप यही कह रही है कि हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो। तो अगर एक कुछ लीडरशिप कह रही है वक्त पर हो, दूसरे उनके चीफ मिनिस्टर साहब CCI में जाके दूसरा बयान दे रहे हैं, तो यार उससे ताखीर तो लाजमी होनी है, क्योंकि 120 दिन तो उनके पास है इसको। ये बिल्कुल सही है। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि पीपल्स पार्टी अचानक कैसे मान गई, उनकी राय मुख्तलिफ थी और CCI में जाकर उनकी राय मुख्तलिफ थी। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हुआ मेरे पास। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रिजवी साहब और सरवर भाई साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जरा बात करते हैं, वो कहाँ गायब है। ब्रेक के बाद दोबारा
और आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद सर। सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो इस वक्त मरदमशुमारी पर बहस हो रही है कि इसको बहुत ज़्यादा लेट नोटिफाई किया गया है और फिर नोटिफाई करने के बाद अब ये इलेक्शन जो है वक्त पर इनकाद इनका नहीं हो पाएगा, इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इलेक्शंस के इनकाद पर, कि वक्त पर होने चाहिए स्ट्रिक्टली या 2-4 महीने आगे भी चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, और ये मरदमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए थे या नई मरदमशुमारी के मुताबिक या पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए? तो ऑफिशियल टेक आपकी पार्टी की क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको अपना ज़ाती हवाले से एक चीज़ बताऊं कि मैं वाहिद पॉलिटिशियन हूं पाकिस्तान का जो पिछले 6 माह से मुसलसल ये बात कह रहा था कि जनाबे वाला इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसकी वजह मरदमशुमारी है। मैं वाहिद बंदा हूं, आप मेरे पिछले जनाब पीटीआई छोड़ने से पहले के भी टॉक शोज देख लें, पिछले 3 महीने के भी देख लें, मैं हर रोज कम से कम एक शो के अंदर ये बात कहता रहा हूं और अपने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब वो क्यों? देखिए, बुनियादी तौर पर आइन का आर्टिकल 51 है जिसके सब आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 हैं। उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि रियासत पाकिस्तान जब भी मरदमशुमारी और सेंसस करवाएगी तो सेंसस का सरकारी नतीजा अनाउंसमेंट जब हो जाएगा तो रियासत पाकिस्तान पाबंद होगी कि कौमी सूबाई असम्बलियों की नई हदबंदियां करवाएगी, और जो भी इलेक्शन आएगा जनरल नया, वो उस नई हदबंदियों के ऊपर और नई मरदमशुमारी के मुताबिक होगा। ये आइन के अंदर क्लियर लिखा हुआ है। फिर 2018 के अंदर लेकिन जहां साहब उसमें ये है ना कि नया नतीजा जो है वो मरदमशुमारी का वो अनाउंस होगा तो उसके मुताबिक ये होगा ना। आप 17(2) की बात जो कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट में, लेकिन मसला ये है कि वो नोटिफाई करना है या नहीं करना, ये फैसला बहुत देर से हुआ है ना। अब तसल्ली से ना, असद भाई मुझे 2-2.5 मिनट आप पे टोकना नहीं है, सर सुन लीजिएगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है जी कहिए कि मेरे और आपसे टैक्सों का पैसा जो अरबों रुपया पिछले 6 महीने में लगाया गया इस मरदमशुमारी के ऊपर, ये दिलपशोरी के लिए लगाया गया था, ये सिर्फ जनाब पिकनिक मनाने के लिए लगाया गया था, या ये सिर्फ जनाब हुक्मरानों की या रियासत की जना किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लगाया गया था? भाईजान, इसका कोई पर्पस था, इसका कोई ऑब्जेक्टिव था? इससे मुतल्लिका पूरी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशरत, पाकिस्तान का सकाफत, पाकिस्तान की तमद्दन, पाकिस्तान की जितनी आबादी है उनमें से एक एक बंदे का हाल और मुस्तकबिल उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब मरदमशुमारी हुई तो मरदमशुमारी नोटिफाई तो होनी है। तो जब नोटिफाई किसने करनी है? वो मुश्तरका मफादात कौंसिल ने करनी है, जो कल उन्होंने कर दी, उसको एक्सेप्ट। अरबों रुपया मेरा और आपका लगाया गया। अब इसमें एक नुकता और समझ लीजिएगा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, पिछली दफा आपका जनाब इलेक्शन हो गए पिछली मरदमशुमारी के ऊपर, वो हालिया मरदमशुमारी पे नहीं हुई जो 2017 में हुई थी। उस वक्त जनाब 2018 में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अहद किया कि आइंदा जो भी इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होगा। नई मरदमशुमारी में 3.5 करोड़ नया वोटर ऐड हुआ है, 3.5 करोड़। अब आप मुझे ये बताएं कि 3.5 करोड़ वोटर से आप उसका राय जनाब उसका हक के नुमाइंदगी कह लो या उसका जनाब राय दही का हक कह लो, आप उसे छीनेंगे, रियासत उनसे छीनेगी। ये किस तरह हो सकता है? किस तरीके से जनाब एमक्यूएम मानेगी? तो चौहान साहब, फिर आपका मुतालबा ये नहीं होना चाहिए आपकी पार्टी का कि इसको उसी वक्त जब ये सेंसस कंप्लीट हो गया था इसको फौरन नोटिफाई होना चाहिए था ताकि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में मुकम्मल होते, यानी 90 डेज के अंदर होते। अब ये आईनी एक हमें जो है वो कदगन को अबूर करना पड़ रहा है, आगे ले जाने पड़ रहे हैं। सद भाई, ये अभी कंप्लीट हुआ है, डोर टू डोर अभी तो कंप्लीट हुआ है, अभी तो कंप्लीट हुआ है। ये तो बड़ा वक्त से पहले इन्होंने कर दिया, अभी तो कम से कम महीना 1.5 और इसकी कंपाइलेशन के ऊपर लगना था। अब जब इसकी मंजूरी हो गई, 24 करोड़ 15 लाख पाकिस्तान की आबादी तय हो गई, 3.5 करोड़ नया वोटर ऐड हो गया। अब आप 3.5 करोड़ वोटर को कहेंगे तुम घर बैठे रहो, तुमने वोट नहीं देना। भाई क्यों नहीं देना? यही तो आइन कहता है, यही तो रियासत पाकिस्तान को आइन पाबंद करता है। तो अब आपकी हदबंदियां होंगी, हदबंदियां होने के बाद जी इलेक्शन हो जाएगा। सही है। अब सर 2 चीजें हमारे सामने है ना, एक इलेक्शन एक्ट 2017 है जो कहता है कि जी जब ये सेंसस हो जाए, पब्लिश हो जाए तो आपको डिलिमिट करना पड़ेगा। दूसरा आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि जी इलेक्शन 90 दिन के होने चाहिए। तो ये तो दोनों आपस में टकरा गए, इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन पाकिस्तान।
अब इसमें मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और जाएगा मेरे ख्याल में। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खंग खारिश होगी, पाकिस्तान में आइन और कानून के बड़े बड़े चाचे मामे ताए फुफड़ बैठे हुए हैं, खुद अपने ऊपर अमल करे ना करे पाकिस्तान के कानून का, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में रिट उन्होंने लाजमी करनी होती है। वो रिट हो जाएगी, जब रिट हो जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लेगी हालात और वाक़यात के मुताबिक। और फिर इसमें एक चीज और दो चीजें मैंने और ऐड की हुई हैं पिछले एक महीने से, मैं ये कह रहा हूँ। एक तो जनाब आपका सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, बलोचिस्तान, पूरा सिंध डूबा हुआ है और जो फॉरकास्टिंग है कि जनाब अगला एक महीना इंतहाई सीवियर किस्म की बारिशें हैं, मौसमी हालात हैं और फिर इंडिया की तरफ से वो टिपिकल, वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बदमाशी, गुंडागर्दी और जलालत है। पानी जो वो डैमों में रोक के पाकिस्तान के दरियाओं में वो छोड़ता है बरसात के मौसम में, वो भी वो छोड़ रहा है। एक तो आपका आधा पाकिस्तान जनाब डूबा हुआ है इस पानी में। तो तीसरी वजह जो इलेक्शन को डिले के हवाले से, जो सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में, फिर उसके बाद आपकी अपोजिशन की एक लीडर है इंडिया की, उसने आज से 10 दिन पहले जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको जनाब अपनी अप्रीहेंशन दी कि पुलवामा 2 टाइप का जनाब मोदी सरकार कोई बदमाशी करने चली है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जैसे पुलवामा 1 हुआ था, अब ये पुलवामा 2 जो है वो 1-1.5 महीने के अंदर करने लगे हैं ताकि पाकिस्तान के साथ 1 महीना 1.5 महीना LOC के ऊपर कोई जंग का माहौल बनाया जाए। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज भी हो जाती है, तब भी सैलाब की वजह से भी, मर्दमशुमारी की हदबंदियों की वजह से भी, इलेक्शन मार्च सही है 2024 से दिसंबर 2024 के दरमियान मुझे कम से कम नजर आ रहे हैं, जो मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ। सही है। तो चौहान साहब, ये आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपकी ख्वाहिश भी यही है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो, क्योंकि अभी आपकी पार्टी की तैयारी भी नहीं है इलेक्शन में उतरने की। अगले 3 महीने में आपका इलेक्शन हो जाता है तो अभी कोई तैयारी आपकी जमात की नजर नहीं आती। ये तासुर जो आपकी बातों से लग रहा है, ये दुरुस्त है? बात ख्वाहिश की नहीं है, बात जमीनी हकाइक की है, बात आइन और कानून की है, बात रियासत पाकिस्तान की है। बस 3 चीजें। सही है। नहीं, मगर चौहान साहब देखें ना, अगर नई हल्काबंदियां होती हैं ये तो उसमें भी फिर भी 4-5 महीने चाहिए ना। अक्टूबर में नहीं इलेक्शन होंगे तो दिसंबर में हो जाएंगे, जनवरी में हो जाएंगे। आप इसको ले जा रहे हैं अगले साल मार्च से दिसंबर तक, ये आप कह रहे हैं कि 1.5 साल तक इसको जो है वो अगर डिले कर दें तो कोई अर्ज नहीं है। ये मेरी असेसमेंट है। और फिर उसमें अगले साल बारिशें भी होनी है, खुदा ना खास्ता। पाकिस्तान जाने, हुकूमत जाने, निगरान हुकूमत जाने। मैंने अपनी असेसमेंट एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, एक मीडिया पर्सन की हैसियत से, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं फेस कर रहा हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ मीडिया पर्सन, पाकिस्तान के सारे हालात मामलात, मैंने वो आपके सामने कंक्लूजन दे दिए। सही है। चौहान साहब, ये क्या हुआ है? इस्तेकाम पार्टी जो है ये बड़ी उठान इसकी बड़ी ज़बरदस्त थी, ये आई, इसने तहलका मचा दिया आते ही पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लॉन्च थी, उसके बाद ये कोई मध्यम सी पड़ती नज़र आ रही है। ना नए लोग आ रहे हैं, ना कोई जलसा हुआ है, ना कोई एक्टिविटी है जो पॉलिटिकल पार्टीज की होती है। क्या मामला है इस पार्टी के साथ? इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए अब होता है क्या। ये 9 तारीख को ये तो आप 1.5 महीने से कह रहे हैं। हाँ, कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ, उसके ऊपर पैरा दे रहे हैं। देखो, मैं जो बात कहूँगा, मैं वो पाकिस्तान का हमारा पिंडी के जना सियासतदान है जो पूरी जिंदगी यही कहता रहा, अगला हफ्ता बड़ा अहम है, 2 हफ्ते बड़े अहम है, 3 हफ्ते बड़े अहम है, वो मैं ये नहीं कहता। मैं जो बात सॉलिड होती है जिसपे मैं पैरा दे सकता हूँ, मैं यकीन जाने दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मर्दमशुमारी के जो जनाब आपके कॉन्सिक्वेंस हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, और उसके इलेक्शन को हेल्ड करने के हवाले से जो एप्रीहेंशंस हैं, मैं वाहिद बंदा हूं जिसने आज से 6 महीने पहले कहना शुरू किया था कि पॉसिबल ही नहीं है कि मर्दमशुमारी, अगर मैं ये कहूं तो गलत तो नहीं होगा कि मर्दमशुमारी का ये जो रौला पड़ा है, ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, इससे आपकी पार्टी को बड़ा ज़रा इत्मीनान सा हुआ है कि चलो यार हमें भी कुछ टाइम मिल गया? इत्मीनान की बात नहीं है। बाकी हमारा मुकाबला नून लीग के साथ हो रहा है पंजाब में बुनियादी तौर पर नून लीग और IPP का जरा मुकाबला है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। अभी 9 तारीख के बाद खड़े करने पंजाब में 141 सीटों पे बंदे, चौहान साहब, उन्होंने खड़े करने 141 सीटों पे बंदे, आपने खड़े करने 25-30 सीटों पे बंदे। आपका क्या मुकाबला उनसे? नहीं, आप पे काम रहे। PTI के 90% से ज्यादा MNA और MPA जो पंजाब के हैं, वो मामला तय कर चुके हैं। 9 तारीख के बाद वो सारे के सारे
IPP के अंदर शामिल होंगे। और अभी हमने कच्चे राग बजाए पिछले 2 महीनों में, अब पक्के राग जनाब शुरू करेंगे तो आपकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी और आपको भी सुकून मिल जाएगा। जो आपने इतनी प्यार और मोहब्बत से कहा कि भाईजान कुछ ज्यादा उबाल पैदा ही नहीं हुआ, कुछ ज्यादा जोश जज्बा नजर ही नहीं आया, ये जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ हुआ ही नहीं, तो जनाब बेखबरों एक आध जलसा टोकन जलसा कर देते चौहान साहब, मेरे जैसों का मुंह तो बंद होता ना, एक आध आप जलसा कर देते, लोगों की आत्मा को पहले ही शांति मिल जाती। जलसे की सूरत अगर करें ना तो मुझे याद पड़ता 1993 का इलेक्शन था, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह थे गाजी हुसैन अहमद साहब को, उन्होंने इस्लामिक फ्रंट बनाया था, बड़े बड़े जलसे किए, नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी बड़े बड़े जलसे उनके होते थे, सीटें टोटल 2 मिली थी, ठीक है ना, जलसे नहीं होते है। तो आप ये कह रहे हैं कि जलसों पर तो आपका इन्हिसार है ही नहीं, आपका इन्हिसार किसी और चीज पर है। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएगी IPP, पैगाम रहे। चले बहुत शुक्रिया फैजल चौहान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आबिद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइए, मरदमशुमारी वाला जो मामला चल रहा है, इसमें अब फैसला हुकूमत ने कर लिया, CCI में फैसला हो गया कि मरदम के ये जो है वो इसको अनाउंस कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। अब इसके साथ ही इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 17(2) जो है वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन क्या इसके एक्टिव होने से आइन का आर्टिकल 224 साकित हो जाएगा या ये उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा जो कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा पहली बात तो है कि CCI की मीटिंग वो भी फैग एंड ऑफ इस हुकूमत के बिल्कुल आखिरी दिनों में मुनक़िद करना, और उसमें 2 चीफ मिनिस्टर्स जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा, उनको वहाँ आना, मैं समझता हूँ ये मीटिंग ही इलीगल थी। क्योंकि देखिए, उनका काम तो इलेक्शन, वो तो वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आइन के अंदर 90 दिन का है, उन दोनों हुकूमतें उस फैसले के रूट से तो वैसे ही इलीगल हैं, तो उनके जो फैसला इन दोनों चीफ मिनिस्टर्स के होते हुए हुआ वो तो वैसे ही, मैं समझता हूं आप कह रहे हैं कि मीटिंग में शिरकत ही नहीं कर सकते थे? वो नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का काम ये नहीं होता। उनका तो अभी तक जो डिफाइंड है लॉ, उसमें यह है कि जी वो उनका डे टू डे करना है। उन्होंने 2 सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट की तरमीम की है, लेकिन वो तो मुझे नहीं पता कि अभी वो कानून बना है या नहीं। तो अभी ये जो इशू है, कि पहली बात तो ये है कि जी वो मीटिंग में जो फैसला हुआ, मैं समझता हूं कि उसकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत ही नहीं है। क्या ये चैलेंज किया जा सकता सर? बिल्कुल चैलेंज किया जाता है और चैलेंज होगा ये। दूसरी बात आप देखिए, आर्टिकल, आपने सेक्शन 17(2) की बात की, आर्टिकल 51 है सुप्रीम ये आइन का, जो करता है कि आपकी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली वगैरह में सीटें कितनी होंगी। जी। उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है सेक्शन 151(3) में। देखिए, आपको मरदमशुमारी होती है, उसके बाद डीलिमिटेशन होता है, और डीलिमिटेशन के बाद आबादी बढ़ती है। कल मैंने सुना कि लॉ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि जी हम उसमें हम तादाद तब्दीली नहीं होगी, सीटों की तब्दीली नहीं होगी नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल। क्यों नहीं होगी? जब आपकी आबादी खुद आपने डिक्लेयर कर दी 24 करोड़ है, तो आप कैसे वो जो लोग एक्स्ट्रा आए हैं उनको आप डिसइनफ्रेंचाइज कर सकते हैं? उनको बलूचिस्तान में जैसे आबादी बढ़ी है, कम हुई है, तो सीटें कहीं बढ़ेंगी, कम होगी, उसके लिए आपको आईनी तरमीम की जरूरत होगी। आपके पास अभी भी आपके पास नंबर नहीं है आईनी तरमीम करने के लिए, और केयर टेकर के जमाने में तो होंगे नहीं। तो ये कहना इलेक्शन, और देखिए जो अभी रिसेंटली वो जो फैसला आया 14 मई वाला की रीजंस आई हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन तारीख देने का मजाज है 90 दिन के अंदर, वो उससे आगे नहीं दे सकता। अब बातें हो रही है आर्टिकल 254 है जी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो पीरियड होगा 224 और 90 डेज इज मैंडेटरी। आर्टिकल 254 कोई इस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती जो कानून के अंदर जो इलेक्शन का पीरियड है उसको बढ़ा सके किसी तरह से। मैं आपको उसकी एक एग्जाम्पल दूं, जब शहादत हुई थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की, तो उसको इलेक्शन 37 या 40 दिन ताखीर से हुए थे।
उसकी उस ताखीर को बाद में 18वीं तरमीम के तहत एक आर्टिकल ऐड किया गया और उसको प्रोटेक्शन दी गई कि वो डिले को कवर किया गया आर्टिकल 270 में। तो अगर ये सिर्फ 37 होता और आर्टिकल 250 आगे हो सकते थे, इतना बड़ा सानिया हो गया था पाकिस्तान के अंदर, शहादत हो गई थी, तो फिर आईनी तरमीम की क्या जरूरत थी। तो ये कहना इलेक्शन कमीशन का कि जी अब हमें हल्का बंदियां करनी है, उसके लिए हमें 4 से 6 महीने चाहिए, इसलिए हम आगे तारीख देंगे, मैं नहीं समझता। अगर इलेक्शन कमीशन ने पहले ही आइन तोड़ चुके हैं वो लोग पंजाब के, उसके बारे में और ये जजमेंट्स में क्लियर हो गया जो अभी रीजंस आए जस्टिस मुनीब अख्तर के अभी 3 दिन पहले, तो अब इस तरह इनकी बात करना, इलेक्शन होने तो 90 दिन में होने। लेकिन आपने देखा कि पंजाब के अंदर जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उसको ना हुकूमत ने माना ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने माना, तो उससे ये साबित हुआ कि उन्होंने तो आइन तोड़ दिया। तो अब उन्होंने बात नहीं मानी तो आगे भी नहीं माननी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये जिस अदालत का हुक्म उदूली होती है उस पर पाबंद होता है कि वो उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करे, अपना इन्फोर्स करे ऑर्डर। आर्टिकल 190 जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि जी सारी अथॉरिटीज जो है वो विल एक्ट इन एड। लेकिन आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इसे गुरेज किया सर, अभी डिटेल्ड ऑर्डर आया है कल परसों, उस डिटेल्ड ऑर्डर में सिर्फ मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किया था उसकी तामील नहीं हुई थी, उनको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए थी, और उन पटिशनर को, वो जो स्पीकर्स थे दोनों असेंबलीज के जो पटिशनर्स थे उस केस में, उनको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लानी चाहिए थी, वो लोग नहीं लाए, तो उनका कसूर है। सुप्रीम कोर्ट को खुद लेना चाहिए था कि उनके ऑर्डर की हुकूमत तामील नहीं हो रही है उनकी ओर। ये बड़ी बात है कि ऑर्डर्स जो होते हैं कोर्ट के उसकी तामील होना जरूरी है, अगर नहीं होते तो उसको सजा मिलती है आदमी को। सही है। तो सर इसमें बस आखिरी सवाल इस पे करके फिर मैं एक दो सवाल आपके सामने और रखना चाहता हूं कि अगर जो मजमूई तादाद है जो कि 51-3 में दी गई है सूबों में और इस्लामाबाद में कैपिटल में, अगर इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी तो फिर हल्का बंदियां सिर्फ यही होनी है कि हर हल्के में जो आबादी बढ़ी है, यानी हल्के में जो वोटर्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा और नया काउंट हमारे सामने आ जाएगा कि अब इस हल्के में वोटर 3 लाख नहीं या 7 लाख नहीं बल्कि 8 लाख होंगे या 10 लाख होंगे, सिर्फ यही तब्दीली होनी है। लेकिन ये आइन का ये तो नहीं है, मतलब जहां आबादी अगर बढ़ जाती है और कम हो जाती है तो सीटें कहीं बढ़ेंगी और करेंगी। आपको डिलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि आप डिलिमिट तो करेंगे, लेकिन एक आइन के अंदर आप पाबंद हैं कि अगर आपकी उस आबादी के तनासुब से तो सीटें होती हैं, ये भी तो एक आइन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसकी सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये कहना कि जी सिर्फ हम नंबर बढ़ा देंगे, डिलिमिटेशन इसके लिए होगी कि जी यहाँ 5 लाख आबादी थी वहां 7 हो गए, अब 7 लाख वोटर्स होंगे एक हल्के के, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल आइन की मिस रीडिंग है और ये आइन शिकनी होगी। जी सही है। अच्छा जुबैर साहब, कल जो फैसला आया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की को नाअहल करने का या उनको सज़ा देने का, उस पर काफ़ी डिबेट हो रही है, आप क्या समझते हैं कि इस फैसले में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है उनके वकला का कि उन्हें सुना नहीं गया, उन्हें दिफा का हक़ नहीं दिया गया, उनके गवाहान को नहीं सुना गया, फाइनल आर्गूमेंट नहीं हुए हैं, और जो जुरिसडिक्शन का मामला था या काबिल समात होने का मामला था उस पर भी वापस भेजा गया और उस पर भी आर्गूमेंट नहीं हुए या उस पर भी सुना नहीं गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस फैसले में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें फेवर मिल सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ ये फैसला, मैं मेरिट्स की बात नहीं कर रहा कि उनकी डिक्लेरेशन वगैरह, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जो फैसला होता है वो इंसाफ दोनों पार्टी को सुनने के बाद फैसला होना होता है। लेकिन आप बड़ी उजलत में किया गया है फैसला। आप देखिए, एक इल्ज़ाम इन पे लगा इनके वकला के, इन्होंने बहुत डिले किया और वो सुबह मौजूद भी नहीं थे, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने खुद फरमाया कि जी वो बाद में आ गए थे, लेकिन जज साहब ने उनको सुना नहीं और 12:30 बजे वो फैसला उन्होंने सुना दिया। ये बात नेचुरली वो ग्राउंड में लेंगे जब वो अपील करेंगे वो लोग अगर। लेकिन जो मेन इशू ये है कि आपने हाई कोर्ट की बात देखिए कि हाई कोर्ट में जब उन्होंने वो सेट असाइड किया और कहा कि पाबंद किया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को कि जी आप जुरिसडिक्शन के उस पर फैसला करें, लेकिन उसको साथ कर दिया कि जी आप मेरिट पे भी चला दें केस उसके बाद। लेकिन आप देखिए जब उनके वकील नहीं आए, उनको सुना नहीं गया, वो नहीं आए या सुना नहीं गया, वो तो एक बाद में डिबेट है। लेकिन इशू ये है कि वो जो ऑर्डर्स 2 जो थे जिसकी बेसिस पे उन्होंने पहले जुरिसडिक्शन अज्यूम की थी वो सेट असाइड हो गए थे, क्योंकि हाई कोर्ट ने रिमांड किया, उनसे कहा दोबारा फ्रेश करें। तो नेचुरली आपको सुनना था, सुन के फैसला आपने वही दोनों ऑर्डर, मई का ऑर्डर और जुलाई का ऑर्डर के बेसिस पे कहा कि जी मेरा पहले ऑर्डर मौजूद है, मैं जुरिसडिक्शन अज्यूम करता हूं और मैं सजा देता हूं। फिर एक बात देखिए, हाई कोर्ट के अंदर एक बात बड़ी सीरियस थी कि जो एप्लीकेशन थी पीटीआई वालों की कि जी हमारे गवाहान के जो सुना नहीं जा रहा, हमें चांस नहीं दिया रहा अपनी शहादत, अपनी गवाही पेश करने का, वो एप्लीकेशन पेंडिंग रखी चीफ जस्टिस साहब ने, उस पर अभी फैसला हुआ ही नहीं है। वो इस हफ्ते में शायद सुनी जाएगी जी, तो ये भी एक इशू उठेगा कि जी वो फैसला नहीं हुआ। लेकिन
एक चीज जो आज क्लियर हुई है कि जी 4 तारीख को ही फैसला निकला, उसी तारीख को इन जज साहब की छुट्टी मंजूर हो गई थी, और वो एक बड़ी हैरानगी की बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ हल में सुनाए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की कोई वर्कशॉप है उसमें, तो उनको जाना था मुल्क से बाहर। अगर वकील नहीं आ रहे थे, मंडे के दिन रख लेते, नहीं रखते। चीफ जस्टिस साहब ने उनकी छुट्टी उनके कर दी थी, और वो रिमांड कर रहे हैं उनको केस के, जी पहले आप जुरिसडिक्शन का फैसला करें हुए। तो ये बातें सारी चीजें आएंगी, उसी हाई कोर्ट में उनको अपील करनी पड़ेगी। वहाँ देखिए एक सवाल इसके पास आता है, कौन सुनता है केस को। और एक बड़ी ठीक है, इन जज साहब पे मुकला ने, इनके जो पीटीआई के थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए हुए थे, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी हाई कोर्ट ने कि जी ये बाइस नहीं है। तो ये इशू तो एक रहेगा कि वो बाइस्ड है या नहीं। भाई साहब आखिरी सवाल मुख्तसरन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब अगर असम्बलियां चली जाती हैं मुद्दत पूरी करके, सितंबर में सदर मुमलिकत की मुद्दत पूरी हो रही है, तो क्या जब तक अगर इलेक्शन डिले होते हैं और 1 साल तक असम्बलियां वापस नहीं आती और सदर का इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता, तो क्या यही मौजूदा सदर 1 साल तक के लिए या जब तक के लिए असम्बलियां नहीं आती ये अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे? जी बिल्कुल बरकरार रहेंगे। आइन में लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत जब तक उनका सक्सेसर नहीं आता आइनी तरीके से, वो ही बरकरार रहेंगे। ये तो आइन के अंदर एक शेक है जिसके अंदर वो लिखा हुआ है। वो सेनेट चेयरमैन नहीं हो जाएंगे सदर पाकिस्तान अगर ये सोच रहे हैं, क्योंकि यही सदर जो है आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान यही कंटिन्यू करेंगे, यही करेंगे जब तक इलेक्टोरल कॉलेज नहीं आ जाता और इलेक्शन नहीं होते सदर के। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।